ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की झूठी कहानी में को विदेशों में बेनकाब कर मल्टी पार्टी डेलीगेशन का पहला ग्रुप आज भारत लौट आया है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में 4 देशों कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और अल्जीरिया की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद प्रतिनिधिमंडल भारत लौटा। सभी 4 देशों, विशेष रूप से अल्जीरिया, ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस के रुख का समर्थन किया। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री जयशंकर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर पार के तहत विदेश दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात 9 या 10 जून को हो सकती है। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीजाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। साथ ही डेलीगेशन के सदस्यों डीएमके सांसद एमके कनिमोझी ने इस अभियान को काफी सफल बताया। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन सफलतापूर्वक आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर पाया है। In Parliament we can have heated arguments, but when it comes to the case of India, we stand as one. We can be, people of India. We can be chosen representatives, whoever it is. We stand together is what the message we brought, and we go back with that message. तो डेलीगेशन में गए राष्ट्रदूत वतन वापस लौटने लगे हैं। आज आवाज अड्डा में हम खास इसी पर ही चर्चा करेंगे। देश पहले दल पीछे 7:57 पर जरूर देखिए। साथ ही आपको बता दें, विपक्षी दलों ने आज एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। 16 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा पत्र लिखकर यह मांग रखी है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीज़ें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और बड़े देश के लिए जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट, तो ये चिंता की बात है और इसका चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि देश का सारी दुनिया में सम्मान गिरा है ट्रंप की इस घोषणा से। इस पर चर्चा होना आवश्यक है और पार्लियामेंट का सेशन बुलाना बहुत आवश्यक है। As a community, as a nation, we are hurt. Who will give a message? Parliament. Honorable Prime Minister, if Parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा, संसद है। अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? तो विपक्षी पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने विपक्षी दलों की इस मांग को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। डिटेल्स लेते हैं पायल मेहता से। तो पायल, बताएं, विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की मांग पर सरकार का किस तरह का रुख है? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो स्पेशल सेशन या विशेष सत्र की मांग कर रही है ऑपोजिशन पार्टी, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितनी बातें पब्लिक डोमेन में रखी गई थी वो प्रधानमंत्री स्वयं रख चुके हैं, डीजीएमओ रख चुका है, अब हमारे आर्म फोर्सेस रख चुके हैं। इसमें और कोई बात बाहर आने के लिए है नहीं।
और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए भी बहुत ज़रूरी होगा हमारा ये समझना कि हम एनिमी नेशन पाकिस्तान को एम्पावर नहीं कर सकते, आपस में झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत के राजनीतिक दल आपस में लड़े और आपस में सारी इस तरह के मतभेद करें। सरकारी सूत्रों का ये मानना है कि आने वाले महीने में मतलब जुलाई में वैसे भी मानसून सत्र होने वाला है, इस सत्र के दौरान ऐसी कोई मुद्दा नहीं जिस पर चर्चा नहीं होगी और सरकार शायद किसी भी नियम के तहत इस पर भी चर्चा करा देगी कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट रहा। और साथ में सरकारी सूत्रों का ये भी कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। लगातार विपक्ष दल मांग कर रहे हैं कि स्पेशल सत्र रखना चाहिए। आज भी हमने देखा है कि कुछ विपक्षी दल मिलकर के 100 से ऊपर सांसद मिलकर के उन्होंने एक पत्र तैयार किया जिसके सिग्नेचर करके प्रधानमंत्री को देने की प्रस्तावना की है, पर सरकारी सूत्रों का जहां तक मानना है फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं बनी है, फिलहाल ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि हम एक विशेष सत्र बुलाए। रेगुलर मानसून सत्र पे ही सरकार का निश्चय अभी तक बना हुआ है। शुक्रिया पायल इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले की। आईपीएल 2025 का खिताब किसके नाम होगा, इसका जवाब आज हमें मिल जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाना है और सीधा चलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां बाहर मौजूद हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। तो केतन, काउंटडाउन शुरू हो गया है, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, फैंस में कितना उत्साह है बताएं। देखिए उत्साह काफी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम 50,000 लोग अंदर जा चुके हैं, बाकी सारे लोग हमारे साथ हैं। तो कौन जीतेगा आप देखिए कि लोगों का उत्साह कितना है। यहाँ पर बारिश भी हो गई थी लेकिन बारिश का असर इस फैन पर नहीं है। आइए हम लोगों से बात करते हैं, कौन जीतेगा यहाँ, बाजी कौन मारेगा? ओनली और ओनली पंजाब, यहाँ पंजाब जीतेगा और सबको आरसीबी के कपड़े। आप कौन जीतेगा? पंजाब ही जीतेगा। क्यों आरसीबी जीतेगा? क्यों आरसीबी? बस विराट कोहली 18 ईयर से नहीं जीता है, 18 ईयर से, तो उसका पेशेंस लेवल अभी आज काम आएगा। क्या कहेंगे? जीतेगा सिर्फ एक ही, आरसीबी और किंग कोहली की बहुत ही अच्छी पारी आएगी। पंजाब जीतेगा। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि जो बाकी दृश्य भी दिखाए, यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, ये बैनर लेकर लोग आए हैं। बैनर में भी देखो विराट कोहली का समर्थन किया जा रहा है, यानी कि बाजी अभी विराट कोहली के हाथ में है, ऐसा फैन का कहना है। लेकिन बाकी सारे फैन कह रहे हैं कि नहीं 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 पंजाब ही जीतेगा। लेकिन यहाँ अगर क्राउड की बात करें तो आरसीबी के फैन बहुत ज्यादा है। लेकिन 8 बजे जब पहली गेंद फेंकी जाएगी तब से शुरू हो जाएगा कि आखिर इस साल का आईपीएल चैंपियन कौन होगा। अभी तो जो ये उत्साह है लोगों में वो देखने को बनता है। बारिश की एक थोड़ी सी संभावना है लेकिन देखते हैं जो फैन का उत्साह है वो चाहे बारिश आ जाए या बाढ़ आ जाए, लेकिन वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि कौन बाजी मार लेता है। केतन इस पूरी जानकारी के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आईपीएल के फाइनल मुकाबले का रोमांच आपने देखा, केतन ने जो तस्वीरें दिखाई उसके जरिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक अहम दौरे की। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें ये जो ब्रिज है ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है और खासतौर पर ये जो ब्रिज है कश्मीर घाटी को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर चिनाब ब्रिज का एक वीडियो शेयर किया और साथ ही कहा कि इतिहास बनने जा रहा है। बस 3 दिन बाकी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शक्तिशाली चिनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर में खड़ा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षाओं को झेलने में यह सक्षम है। जानकारी यह भी मिल रही है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री कटरा से कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया में सबसे ऊंचा जो आर्क ब्रिज है चिनाब नदी पर बनाया है, साथ ही एशिया का सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज अंजी ब्रिज भी इस परियोजना का अंग है। तो ये सभी बन करके तैयार हैं। हम लोगों ने जम्मू से श्रीनगर के बीच वहां के मौसम और तापमान को ध्यान में रखते हुए 2 नए विशेष प्रकार के वंदे भारत एक्सप्रेस का भी निर्माण किया है और ये दोनों गाड़ियां भी अब जम्मू और श्रीनगर के में रखी हुई है और इनका परिचालन जो है वह शीघ्र ही चालू करने की योजना है हमारी।
तो महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जहां सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता नीतीश राणे ने मुस्लिम समुदाय को वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दी है। राणे ने कहा कि जब हिंदू त्योहार वर्चुअली मना सकते हैं तो बकरीद क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा धमकी के लहजे में कि ये किसी के अब्बा का लाहौर नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है, फिर वही नियम अभी बकरीद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए? हम भी जब हिंदुओं को किसी भी तरीके का नियम लगाया जाता है, हमको बोला जाता है ड्राई होली मनाओ, रंग इस्तेमाल मत करो, हम ड्राई होली खेलते हैं। पटाखे मत बजाओ 10 बजे के बाद, तो हम पटाखे नहीं बजाते। तो फिर अगर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान के अनुसार हम सब चल रहे हैं, शरिया के अनुसार नहीं चल रहे कानून के हिसाब से, तो जो नियम हिंदू पालते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, वही नियम मुस्लिम समाज क्यों फॉलो नहीं करता? वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिना सोचे समझे बयान देते हैं, उन्हें संविधान की समझ होनी चाहिए। सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहाँ पर, ये पहले से हो रहा है। तो ये लोग प्रेसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये क्रिश सुमैया हैं, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। हमने समझाया कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, ज़रा उनको रोकिए आप। और जिस तरह से पहले आपने कुर्बानी करवाई है उससे होना चाहिए। सोसाइटीज़ के अंदर अगर एनओसी है तो म्यूनिसिपलिटी को उनको परमिशन देना ही चाहिए। ये सारी बात हुई है। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पूर्वोत्तर में जो लगातार बारिश हो रही है उससे बाढ़ जैसे हालात है और ये बाढ़ आफत साबित हो रही है। बाढ़ की वजह से असम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। असम में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 20 से ज्यादा जिलों में करीब 5.5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में और बारिश का अनुमान यहां पर जताया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है और साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको देंगे मार्केट का पूरा अपडेट। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में कमजोरी रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 636 पॉइंट गिरकर 80,738 पर और निफ्टी 174 पॉइंट गिरकर 24,543 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी दबाव देखने को मिला। वहीं निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिसलकर बंद हुआ। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन बताएं आज कैसा मूड रहा बाजार का? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन की बात करी जाए तो बाजार इतने दिन से हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड में ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज एक कमजोरी जो है वो और भी ज्यादा परसिस्टेंट होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए भी नजर आए हैं। साथ में कल आरबीआई की मीटिंग है, तो उस लिहाज से भी जो आज का सेशन था काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला। इस टाइम पे सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात कर ली जाए। देखिए ग्रासिम इंडस्ट्री में करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिला। श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो करीब 1% की बढ़त यहां पे भी थी। बजाज ऑटो में यहां पे 1% का इजाफा था और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। यानी कि ऑल ओवर हम समझे कि ऑटो पैक में आज थोड़ी तेजी थी, रियलिटी पैक में आज थोड़ी तेजी थी, मेटल्स में शानदार चमक दिखाई दी। अब बात करते हैं गिरने वाले शेयर्स की। देखिए अडानी पोर्ट्स में यहाँ पे करीब 3% की कमजोरी देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट थी जिसके बाद अडानी शेयर्स में आज थोड़ा सा हमें जो माहौल है वो पस्त देखने को मिला। अडानी प्राइसेस भी करीबन 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। कोल इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 2% की गिरावट है और बजाज फिनसर्व भी करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। देखिए मिड कैप ने आज भी जो परफॉर्मेंस दिया है वो पॉजिटिव साइड में ही दिया है। कोचिन शिपयार्ड देखिए अच्छे खासे यहाँ पे मूव देखने को मिले हैं, करीबन 6% के। इनफैक्ट जो पूरा डिफेंस सेक्टर था वहां पे जो मूव थे वो काफी शानदार थे। हिंदुस्तान जिंक में 4.25% की तेजी देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो करीबन 3% का अपसाइड यहाँ पे रहा है और कैपिटल मार्केट में से बीएससी ने अच्छे नंबर यानी कि अच्छे गेन 3% की बढ़त के साथ आज क्लोजिंग दी है।
लूजिंग स्ट्रीक की बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे मिड कैप के कौन से शेयर्स हैं गिरावट के साथ बंद हुए हैं। देखिए येस बैंक यहाँ पे ब्लॉक डील थी जिसके बाद ये गिरावट देखने को मिली है। ओला में एक ब्लॉक डील थी जिसके बाद ये गिरावट आई है। सुजलॉन की बात करी जाए तो यहाँ पे इसी तरीके के मूव्स हमें 4.5% की कमजोरी यहाँ देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया में भी ये इसकी जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अप्रूवल नहीं मिला है सरकार की तरफ से, तो वो सारी का सारा न्यूज़ बस इसमें बना हुआ था, इसके वजह से ये रिफ्लेक्शन आ जाता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। भारत में एफआईज निवेश बढ़ने की गुंजाइश है। आयोनिक वेल्थ बाय एंजल वन की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईज भारतीय पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं, साथ ही मिड कैप की तरफ उनका फोकस बढ़ रहा है। पूरी रिपोर्ट बता रही हैं मिताली जैन। तो पिछले कुछ समय से हमने देखा कि एफआईएस की भारत में बिकवाली का दौर शुरू है, लेकिन एक तरफ जहाँ इमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना हम देखें तो एक्सपोजर 30% है, वही इंडिया का ये जो एक्सपोजर है 18.8% तक सीमित है। मतलब लुकिंग एट द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, एंजल वन का कहना है कि हमारे पास और ज़्यादा पोटेंशियल है एफआईएस को अकोमोडेट करने का। फिलहाल एफआईएस का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है उस पर नज़र डालें तो चाइना में अभी 4.3% है, इंडिया में 18.8%, इमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना देखें तो 30% है, जापान में 31.8%। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखें तो ब्राजील इज द लीडिंग फैक्टर, 58.2% का एफआईएस का एक्सपोजर है यहाँ पे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों एफआईएस भारत फिर से लौटेंगे। तो कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। रिपोर्ट में मेंशन था कि एफआईएस अब दोबारा अपना इंडियन पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। निफ्टी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट्स अब रिकॉर्ड हाई पर नजर आ रहा है। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक से उनका जो एक्सपोजर है वो कम हुआ है, लेकिन अब उनका जो रुझान है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डेटा देखिए हिस्टोरिकली तो 2001 में सिर्फ 20% एफआईएस का पैसा टॉप कंपनीज में था, वो अब बढ़कर 80% में आ गया है। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स का हम निवेश देखें तो 2015 में सिर्फ 80% का जो एक्सपोजर था वो घट गया है। 2025 मार्च का ये डेटा बताता है कि 76.8% ही रह गया है। तो क्या वजह है एफआईएस के आने और जाने की? तो रिपोर्ट में मेंशन था कि एफआईएस का इन्वेस्टमेंट्स कभी भी मार्केट फंडामेंटल से ज्यादा जो इंडियन रुपी का डॉलर के साथ मूवमेंट है उस पर ज्यादा टिकता है। जब रुपया गिरता है तो शॉर्ट पीरियड के लिए एफआईएस की सेलिंग ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो भारत के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि अर्निंग्स ग्रोथ, फेयर वैल्यूएशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एफआईएस की फेवरेट थीम्स की अगर मैं बात करूं तो केमिकल्स, ईएमएस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ही सेक्टर जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा दिख रही है वो एफआईएस की स्ट्रॉन्ग थीम्स में से शामिल है। क्वार्टरली हम देखें तो दिसंबर से मार्च में जो रुझान दिखा वो सबसे ज़्यादा केमिकल में दिखा, फिर टेलीकॉम, एनबीएफसी नॉन लेंडिंग वाला सेगमेंट, फिर इंश्योरेंस और एनबीएफसी लेंडिंग में भी 0.7% की अच्छी खासी ग्रोथ का एक्सपोजर दिखा है। ईयर ऑन ईयर हम बात करें तो यहाँ पे एनबीएफसी नॉन लेंडिंग फिर से 4% के साथ, इसके अलावा ईएमएस में 2.2%, टेलीकॉम भी है, रियल एस्टेट और इंफ्रा। तो ओवरऑल देखें तो एफआईएस की जो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब फोकस करते हैं नई नौकरियों की भर्ती और ट्रेंड पर। नौकरी जॉब सीक रिपोर्ट के मुताबिक 16 में से 9 सेक्टर में हायरिंग ग्रोथ पॉजिटिव रही है, पर नई हायरिंग में कोई ग्रोथ नहीं दिखी है। हायरिंग को लेकर क्या कह रही है रिपोर्ट, बता रही है कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली अगर मई का जॉब हायरिंग का डेटा देखा जाए तो मार्केट हमें थोड़ा सा ठंडा ही देखने को मिला है इस टाइम पे। अगर हम बात करें जॉब ट्रेंड की तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें यहाँ पे केवल 2.5% की बढ़त देखने को मिली, और अगर बात करी जाए साल दर साल तो यहाँ पे तो मार्केट पूरा का पूरा अपना फ्लैटर साइड में ही रहा है। इस टाइम पे देखते हैं कि अप्रैल और मई का जो डेटा है वो किस तरीके से उभर के सामने आया है। अप्रैल में जो हमें नंबर्स देखने को मिले थे दैट इज अराउंड 2878, और मई में ये नंबर हमें थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है, 2807 पे नंबर ये आके खड़ा हो गया है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, देखिए 16 सेक्टर ऐसे हैं जहां का जो पूरा का पूरा डेटा है एनालाइज किया गया था। 16 में से 9 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम साल दर साल देखने को मिला था। एजुकेशन सेक्टर की बात करी जाए, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करी जाए तो वहां पे हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी, और वहां पे ये देखा गया था कि जिन कैंडिडेट्स को 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वहां पे जो हायरिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं पे अगर हम मई महीने की बात करें तो न्यू हायरिंग में कोई भी हमें मेजर ग्रोथ नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट अप्रैल से कंपेयर करा जाए मई का डेटा तो यहाँ पे हमें जो नंबर्स हैं थोड़े से यहाँ पे कम ही होते हुए दिखाई दिए हैं।
आईटी सेक्टर की इस टाइम पे बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बजिंग सेक्टर है। देखिए आईटी सेक्टर में तो जो ग्रोथ देखी गई है वो नेगेटिव साइड में देखने को मिली है, यानी कि डी ग्रोथ देखने को मिली है करीब करीब 5% की। लेकिन एआई जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है वहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, करीब करीब 25% का इजाफा यहाँ पे हमें हायरिंग ट्रेंड में देखने को मिला है। इसके अलावा मैं कुछ और सेक्टर्स भी आपके सामने पेश करती हूँ, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, यहाँ पे भी हमें करीबन 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। मीडिया सेक्टर की भी जो ग्रोथ रही है 18% की रही है, काफी अच्छा नंबर है ये। आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो 10% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की बात करी जाए तो 9% का अपसाइड इस सेक्टर में भी हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और बाकी कुछ सेक्टर की तरफ भी नजर डालते हैं। स्ट्रैटेजिक या फिर अगर हम बात करें कंसल्टिंग की, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रही है यानी कि -16% की, यानी कि लोगों ने इस टाइम पे कंसल्टेशन लेना शायद से कम कर दिया। ये नंबर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। बैंकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव देखने को मिली है। रिटेल सेक्टर में भी नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो टेलीकॉम सेक्टर है वहां पे भी जो ग्रोथ का आंकड़ा आया है वो अपने नेगेटिव साइड में ही आया है। लेकिन अब बात करते हैं कि सिटी वाइज किस तरीके की ग्रोथ रही है। देखिए हैदराबाद का नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार निकल गया है, करीब करीब यहाँ पे 7% का हमें जंप देखने को मिला है साल दर साल। इसके बाद बात करी जाए पुणे की, तो पुणे में भी जो नंबर है यहाँ पे करीबन 4% के उछाल के साथ आया है। बेंगलुरु की बात करी जाए तो 1% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है और चेन्नई में आधा फीसदी की हमें साल दर साल तेजी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम समझे तो जो इस टाइम पे हायरिंग ट्रेंड है वो हमें थोड़ा सा ठंडा ही दिखाई दे रहा है। टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक होटल्स और हॉस्पिटल जैसे कुछ चुनिंदा सर्विसेज को म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम में शामिल किया जा सकता है। इससे इन बिजनेसेस को आसानी से फंडिंग मिल पाएगी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को इसी साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक बताएं अब किस तरह से इसको आगे एक्सपैंड किया जाएगा, क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल जो एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी, इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि हेल्थ और टूरिज्म जैसे कुछ चुनिंदा सेक्टर को इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा दिया जा सके। दरअसल जो माना जा रहा है कि इस सेक्टर में जो खासतौर से इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हैवी मशीनरी, अप्लायंसेस और स्पेशलाइज्ड बेड जैसी चीजें होती हैं जो कि लोकल मैन्युफैक्चर से ही अक्वायर किया जाता है। लिहाजा सरकार को लगता है कि अगर इन सेक्टर्स को भी इस स्कीम में शामिल किया जाता है तो ये सेक्टर्स को आसानी से कर्ज मिल सकेगी और इन तमाम चीजों में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। दरअसल इस स्कीम को इस साल के शुरुआत में यानी कि जनवरी में लॉन्च किया गया था, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था की गई थी। और इस स्कीम की खास बात यह थी कि शुरुआती जो पहला साल है उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगता था और उसके बाद अगले 3 साल तक सिर्फ 1.5% का ब्याज देना पड़ता है और ये स्कीम पूरी तरह से कोलेटरल फ्री है। तो कुल मिलाकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लेकर सरकार स्कीम लेकर आई थी उसमें कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स को शामिल करने पर विचार चल रहा है। डीपीआईटी की इस प्रपोजल पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। टाटा मोटर्स ने आज अपनी एसयूवी हैरियर ईवी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि एसयूवी सिंगल चार्ज में 627 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है, जबकि सिर्फ 15 मिनट की फास्ट चार्जिंग में 250 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। इसके अलावा ये सिर्फ 6.3 सेकेंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में भी कैपेबल है। हैरियर ईवी में डुअल मोटर ड्रिफ्ट और बूस्ट मोड मिलेगा। साथ ही इसमें आपको 6 टैरन मोड भी मिलेगा, जिसमें सैंड, रॉक क्रॉल और एक कस्टम मोड भी शामिल है। आपको बता दें इसमें जो डॉल्बी एटमॉस के साथ साथ JBL Black 10 स्पीकर ऑडियो भी दिया गया है। हैरियर ईवी की शुरुआती कीमत की बात करें तो ये 21,49,000 रुपए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले ज़ेप्टो के गोदाम में फफूंद लगी चीजें बरामद हुई है। तो क्या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पैसे बचाने के लिए कंज्यूमर के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं? कंज्यूमर अड्डा में खास तौर पर हम इसी पर ही आज चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए।